का टॉपिक है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स या इनका दूसरा नाम है डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड्स। इनको ग्लाइकोसाइड्स इसलिए कहते हैं डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड्स क्योंकि ये एक डिजिटलिस प्लांट से डिराइव्ड हैं, जिसको फॉक्स ग्लूव भी कहते हैं। ग्लूव ऑफ द फॉक्स लाइक एक प्लांट होता है जहाँ से ये हम डिराइव करते हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो हैं इनको कार्डिनोलाइड भी कहा जाता है। अब कार्डिनोलाइड का मतलब है कि जिनके पास स्टेरॉइड न्यूक्लियस हो, लैक्टोन रिंग हो, ऐसे अगर हम देखें स्ट्रक्चर, और जो है वो शुगर रेजिड्यूज भी हो, तो उनको कार्डिनोलाइड कहा जाता है या फिर कार्डियक एक्टिव स्टेरॉइड कहा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं कि जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं वो है कौन कौन से। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में एक है डिजिटॉक्सिन, डाइजॉक्सिन एंड डाइटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन जो है ये लॉन्ग एक्टिंग मॉलिक्यूल होता है, ये इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता, मगर डाइजॉक्सिन जो है ये एक प्रोटोटाइप है और ये कॉमनली यूज़ होता है डाइजॉक्सिन। तो हम आज जो ओनली अवेलेबल एजेंट है ना वो डाइजॉक्सिन है, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड ऑल दैट। तो आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। कार्डियक ग्लाइकोसाइड जहाँ पे हम इसका जिक्र कर रहे हैं डिजॉक्सिन का, तो ये रेगुलेट करते हैं साइटोसोलिक कंसंट्रेशन को। इनका एक्शन ये होता है कि पहले मैं आपको नॉर्मल बताऊं, नॉर्मल जो फंक्शनल ये पंप्स होते हैं। अब जैसे ये सोडियम चैनल्स हैं, यहाँ पे ये सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है और ये है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप में इस तरह होता है कि पोटेशियम अंदर आता है और सोडियम बाहर जाता है। जो सोडियम बाहर गया, अब वो यहाँ से ये जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम जो एटीपीएस पंप है इसकी एक्टिविटी इस पंप के साथ कनेक्टेड होती है, तो यहाँ पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम जो ये बाहर गया ये फिर से अंदर आ जाएगा और जो कैल्शियम अंदर था वो बाहर चला जाएगा। तो इसको कह रहे हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ये नॉर्मली जो पंप एक्टिव होके ये करते हैं। फिर जब इम्पल्स जनरेट होती है तो दोबारा सोडियम अंदर आता है, उसके बाद कैल्शियम अंदर आता है। जब सोडियम अंदर आता है तो डीपोलराइजेशन होती है और उसको कहते हैं फेज 0, और फिर उसके बाद कैल्शियम अंदर आता है और इसको कहते हैं फेज 1। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जब ये डिजॉक्सिन आता है तो ये डिजॉक्सिन जो पोटेशियम बाइंडिंग साइट होती है, मैं यहाँ पे आपको और भी क्लियर बताऊं कि जो पोटेशियम बाइंडिंग साइट है यहाँ पे इस पंप के अंदर, यहाँ पे जो पोटेशियम बाइंडिंग साइट होगी वहाँ पे ये अटैच हो जाएगा। यहाँ पे ये डिजॉक्सिन डिजॉक्सिन जो है ये पोटेशियम बाइंडिंग साइट पे अटैच हो जाएगा इनटू द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप और इसको क्या कर देगा, इनहेबिट कर देगा। तो आप देखें, अगर जिससे ही ये पंप इनहेबिट होगा तो सोडियम जो है वो बाहर नहीं जा सकेगा, तो सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ जाएगी। अब सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ गई, वो बाहर नहीं जा रहा, तो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर वाला पंप भी काम नहीं करेगा और जो है वो कैल्शियम इन एक्सचेंज ऑफ सोडियम बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सोडियम अंदर आ ही नहीं रहा, वो ऑलरेडी अंदर ही पड़ा हुआ है, वो बाहर नहीं गया, तो कैल्शियम का भी एक्सचेंज नहीं होगा और कैल्शियम भी अंदर बढ़ती जाएगी। अब जैसे ये कैल्शियम अंदर इंक्रीज होती जाएगी तो ये स्टोर हो जाएगी विद इन द सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, ये इसमें अक्यूमुलेट हो जाएगी। अब होगा ये कि इम्पल्स जो जनरेट होनी है उसके बाद, अब जैसे ही इम्पल्स आएगी, जैसे ही नेक्स्ट
में इम्पल्स आई, सोडियम अंदर आया, उसके बाद कैल्शियम भी अंदर आएगा। ये मैं एक अलग प्रोसीजर की बात कर रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिजॉक्सिन ने तो इनहेबिट कर दिया पम्प्स को, मगर इम्पल्स तो जनरेट होती रहती है ना। अब अगर दोबारा से इम्पल्स जनरेट हुई और बाहर से कोई कैल्शियम अंदर आया है, कैल्शियम चैनल से, कैल्शियम जो चैनल्स होते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, उनके ज़रिए से कोई कैल्शियम अंदर आया, तो ये कैल्शियम जो है ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाएगा हार्ट की। ये क्या करेगा, ये इस सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को ट्रिगर करेगा कि उसके अंदर जो कैल्शियम स्टोर्ड है वो रिलीज करे। ये जो आप देख रहे हैं पर्पल कलर में, इनको कहते हैं राइनोडाइन रिसेप्टर्स। ये हैं राइनोडाइन रिसेप्टर्स। अब ये जो राइनोडाइन रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे इनको ट्रिगर करेगी ये कैल्शियम। जैसे ही ट्रिगर करेगी तो ये राइनोडाइन रिसेप्टर्स ओपन हो जाएंगी और जो है कैल्शियम, ये जो अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर हो गई थी, वो बाहर आ जाएगी। अब ये कैल्शियम क्या करेगा, ट्रोपोनिन के साथ मिलेगा तो कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद ये ट्रोपोमायोसिन को हटा देंगे, जो कि मायोसिन की साइड पे आके उसको हाइड कर देता है। जैसे ही ट्रोपोमायोसिन चला जाएगा तो मायोसिन और एक्टिन जो है ये स्लाइडिंग करेंगे और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होगी। ये है इस तरह से पूरा मैकेनिज्म। यानी पहले मैंने आपको बताया जो नॉर्मल प्रोसेस था, उसके बाद डिजॉक्सिन आके इनहेबिट कर देता है, जिसकी वजह से अंदर कैल्शियम अक्यूमुलेट हो जाता है और वो स्टोर हो जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर। अब जैसे इम्पल्स आएगी और बाहर से कैल्शियम जो है वो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल से अंदर आएंगे, तो वो कैल्शियम ट्रिगर करेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कि वो उसके अंदर जो कैल्शियम स्टोर्ड है वो रिलीज करे। वो जैसे ही रिलीज होगा वो कंट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा और इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी हो जाएगी। मैं यहाँ पे एक बात आपको बताती चलूँ कि जो डिजॉक्सिन है ये कार्डियो टॉनिक है। इसको हम कार्डियो टॉनिक क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे ये इंक्रीज तो कर रहा है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को, यानी हार्ट की कंट्रैक्शन को तो इंक्रीज कर रहा है, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। मगर ये क्या करता है कि आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये डिक्रीज करता है हार्ट रेट को, और इसको कहते हैं नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। इन दो रीजन की वजह से, यानी ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को तो बढ़ा रहा है मगर ये हार्ट रेट को डिक्रीज करती है ये ड्रग। तो नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट एंड पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट, ये दोनों इसके अंदर हैं, तो इसको कार्डियोटोनिक ड्रग भी कहते हैं। तो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद हम आएंगे थेरापेटिक यूजेस पे, कि इसके थेरापेटिक यूजेस क्या हैं। यहाँ पे ही आ जाते हैं। तो थेरापेटिक यूजेस में ये है कि पहले तो मैंने आपको बताया कि ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, तो पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट है। मगर ये जो है डिजॉक्सिन, ये एक वेगल टोन को इंक्रीज करता है। अब वेगल टोन को कैसे इंक्रीज करता है कि ये ब्लॉक करता है एसए नोड को, जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है वो ब्लॉक हो जाती है। एवी कंडक्शन के यहाँ से जो एक्टिविटी जा रही होती है वो भी ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेडी इर्दमिया हो जाता है और वेगल टोन बढ़ जाती है। वेगल टोन का मतलब है कि जो वेगस नर्व है ना उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब जैसे ही वेगस नर्व की एक्टिविटी बढ़ेगी तो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, और जो बॉडी है वो फास्टली रिलैक्स करेगी आफ्टर एनी स्ट्रेस। यानी कोई भी स्ट्रेस आया हार्ट मसल पे, बॉडी जल्दी से रिलैक्स कर लेगी क्योंकि ये वेगल टोन को बढ़ा देती है। अच्छा, यहाँ पे ये आ गया। और थेरापेटिक यूजेस में इसका ये कि ये मोस्ट ऑफन यूज़ होती है हार्ट फेल्यूर की फार्माकोथेरेपी के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक आ जाता है कि दिस इज़ यूज टू ट्रीट द लेफ्ट हार्ट फेल्यूर और द सिस्टोलिक हार्ट फेल्यूर, मगर ये कभी भी डायस्टोलिक या फिर राइट हार्ट फेल्यूर को ट्रीट नहीं करती। एक तो ये आ गया। दूसरा ये कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग होती है फॉर द कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, मगर अलोंग विद द एट्रियल फिब्रिलेशन।
और इसके ये हो गए थेरापेटिक यूजेस। थेरापेटिक यूजेस के बाद आ जाते हैं फार्माकोकाइनेटिक पे। अब फार्माकोकाइनेटिक ये कि ये किन फॉर्म्स में अवेलेबल हमें मिलती है, एक ओरल फॉर्म में और एक जो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में हमें अवेलेबल मिलती है ये ड्रग। और दूसरा ये कि इसके पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से ये क्या है कि एक्यूमुलेट हो जाती है मसल्स के अंदर, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। और दूसरा ये कि ये जो डिजॉक्सिन है इसकी जो हाफ लाइफ है वो लॉन्ग होती है, अबाउट 30 to 40 आवर्स। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इसके पास वेरी नैरो थेरापेटिक इंडेक्स होता है, तो इसके पास जो सेफ्टी मार्जिन होती है वो कम होती है, यानी इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो जल्दी हो जाती है। ये इसका फार्माकोकाइनेटिक्स था। और ये एलिमिनेट होती है, रीनल इसकी एलिमिनेशन होती है। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स पे आ जाते हैं। व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग? एडवर्स इफेक्ट्स हम मोस्ट ऑफन आगे इसकी टॉक्सिसिटी में भी पढ़ेंगे, पर यहाँ पे जो इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो हैं वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया विच इज़ द लॉस ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग, नोज़िया, ब्लर्ड विजन, ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। ये कि जब जो डिजॉक्सिन है वो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप को जब वो इनहेबिट कर देती है, यहाँ पे जो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप इसको इनहेबिट जब कर देती है ये डिजॉक्सिन, तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा एक्साइटेबल हो जाती है। जब मेम्ब्रेन ज़्यादा एक्साइटेबल हो जाती है तो इरिथमिया का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो यही रीज़न है कि ये जब ड्रग इस पंप को इनहेबिट कर देती है तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं कि ये जो दोनों पंप हैं ये मिलके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कांस्टेंट रखते हैं, इसको बढ़ाते नहीं हैं, मगर जब ये ड्रग इंटर होती है, इसको इनहेबिट कर देती है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अल्टीमेटली बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन ज़्यादा एक्साइटेबल हो जाती है एंड देयर इज़ अ रिस्क ऑफ एरिथमिया। तो एरिथमिया का रिस्क होता है, वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। तो हमने जीआईटी में जो इसकी डिस्टर्बेंसेस हैं वो हमने पढ़ी, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, नोज़िया। और इसके अलावा जो अगर हम न्यूरोलॉजिकली पढ़ेंगे तो बंदा जो है वो जल्दी फैटीक हो जाता है, कन्फ्यूजन भी होती है, एंड देयर इज़ द लॉस ऑफ कलर ऑफ विजन। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दी डिजॉक्सिन। इसकी टॉक्सिसिटी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।